महंगाई, भ्रष्टाचार, अवैध खनन, कोरोना, अपराध, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब जल्द ही सदन से लेकर सड़क तक सक्रिय नजर आने वाली है। एमपी में होने वाले 4 उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पीसीसी ने अलग अलग नेताओं को अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कमान सौंपी है। महंगाई, अपराध, अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। कोरोना नियंत्रण में सरकार की विफलता बताई जाएगी। सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी। कमलनाथ ने नेताओं को दी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह कोरोना पर सरकार को घेरेंगे। अपराध पर बाला बच्चन और सज्जन सिंह वर्मा घेराबंदी करेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह और रामनिवास रावत अवैध खनन का मुद्दा उठाएंगे। कमलनाथ जी ने कुछ ग्रुप बना दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये बात करेंगे, जैसे नेमावर की हत्याकांड बैतूल में हो गया, शिवराज चौहान के क्षेत्र में छित गांव है वहाँ हुआ, मैं संभालूंगा। माइनिंग के मामले में कुछ लोग संभालेंगे, रामनिवास जी, रावत और अन्य लोग। महंगाई के बारे में 1 तारीख तय कर रहे हैं कि प्रदेश के सारे ज़िलों में एक साथ आंदोलन हो। उसके बाद मध्य प्रदेश में भोपाल में ये जो भी स्थान तय हो जाएगा, एक बड़ा आंदोलन महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस करेगी। अगस्त में प्रस्तावित मानसून सत्र से पहले कांग्रेस सड़कों पर भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं कांग्रेस की तैयारी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। सारंग का कहना है कि सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है। महंगाई, भ्रष्टाचार और माफिया कांग्रेस के राज में ही बढ़े हैं। सबसे ज्यादा अपराध यदि मध्य प्रदेश में बढ़े तो वो उन 15 महीनों में बढ़े जब कमलनाथ की सरकार थी। माफियाओं का संरक्षण देना, काला बाजारियों के माध्यम से अपनी जेबें भरना, ये कांग्रेस के दलालों की आदत हो गई थी। भ्रष्टाचार आखंड मध्य प्रदेश में प्रकट हो गया था। तबादला उद्योग पूरी तरह से फल और फूल रहा था। हमारी सरकार ने तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। हमने तो भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस पर काम किया। हमने तो ये सुनिश्चित किया है कि माफिया इस मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे और किसी तरह का माफिया हो। उसको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस की अपनी तैयारी है और बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। भले विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त हो, लेकिन उपचुनाव के बहाने कांग्रेस अपनी तैयारी कमजोर नहीं होने देना चाहती। कमलनाथ पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह भी सक्रिय हैं और अब बीजेपी से 2-2 हाथ के लिए मुद्दों पर बोलने के लिए नेता भी तय कर दिए गए हैं। भले ही ये सदन में उठेंगे, लेकिन इनकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में मुद्दों की मार्किंग। जी हां, बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने मुद्दों की भी मार्किंग करनी शुरू कर दी है। नेताओं को मुद्दे बांट दिए गए हैं। कौन किस मुद्दे पर आंदोलन करेगा ये भी तय हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे उपचुनाव के साथ मिशन 2023 की तैयारी से भी जोड़कर देख रहे हैं। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाऊं। चैतन्य भट्ट साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है चैतन्य भट्ट साहब आपका। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है। अमीनुल खान सूरी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है खान साहब आपका भी। शुरुआत चैतन्य भट्ट साहब आपके ओपनिंग कमेंट से करना चाहूँगा। कभी खुद में सिमटी कांग्रेस अब मुद्दों में लिपटी नजर आ रही है। किस तरह से कांग्रेस की इस भविष्य की रणनीति को आप देखते हैं और कितना फायदा आप इसे कांग्रेस के लिए मानते हैं कि अगर वो बिखरे बिखरे से न नजर आकर एक संगठित रूप में दिखें? सुहेल जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस का जो संगठन था वो अभी तक काफ़ी बिखरा हुआ था। अकेले कमलनाथ के दम पे कांग्रेस चल रही थी, लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि अभी हम आगे आने वाले उपचुनाव जो होने वाले हैं, एक लोकसभा का और 3 विधानसभाओं का, उसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
जहाँ तक मुद्दों की बात है तो विपक्ष के पास तो ढेर सारे मुद्दे होते हैं सरकार को घेरने के लिए, और उन मुद्दों को अलग अलग नेताओं में बांट देना ये भी एक बहुत अपने आप में एक नया प्रयोग है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे कोई भी व्यक्ति उतनी गहराई से नहीं बोल सकता है, ना उसके पास उतनी जानकारी होती है। इसलिए अगर अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन करने और उसको बोलने का अगर निर्णय लिया गया है और जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो निश्चित तौर पे उसको उन चीज़ों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उनको जानकारी मिल पाएगी और वो उस तरह से एक आंदोलन खड़ा करेंगे। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को अब पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा करना चाहिए, क्योंकि समय आगामी डेढ़ दो साल बाद चुनाव होने वाले हैं। तो जब कोई बड़ा नेता आता है किसी शहर में तो एक माहौल बनता है, पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं कांग्रेसियों में, या जो भी पार्टी का नेता आता है उसमें उत्साह का वर्धन होता है, और उस उत्साह से कहीं ना कहीं आपके लोगों में भी एक संदेश जाता है कि ये पार्टी जो है विपक्ष के रूप में है लेकिन बहुत एक्टिव है। तो कांग्रेस ने जो तैयारी शुरू की है वो एक बहुत अच्छा संकेत है। बीजेपी तो खैर हमेशा ही तैयार रहती है, वो तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है कि जैसे इलेक्शन की गाड़ी आए उसमें सवार हो जाए। लेकिन कांग्रेस जो अभी तक संगठित नहीं थी वो अगर संगठित हो रही है, जैसे अभी भी आपने देखा कि जो अजय सिंह जी को राकेश चतुर्वेदी से थोड़ा सा परहेज था, तो उनको भी कहा गया है कि राकेश चतुर्वेदी जी को दूसरे जिले का प्रभार सौंप दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयोग भी है और प्रयास भी है। तो कांग्रेस अगर इसी तरह से लगातार अपनी सक्षमता के साथ मुद्दों को उठाती रहेगी तो मुझे लगता है कि इसका फायदा होगा, क्योंकि अभी दमोह में भी जो लंबे वोटों से जीत हुई है कांग्रेस की, उससे बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन हुआ है। यद्यपि बीजेपी का तो पूरा कुनबा दमोह के लिए लगा हुआ था और कांग्रेस के ही प्रत्याशी को उन्होंने अपने दल में लगाकर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जिस तरह से 15-17 हज़ार वोटों से जो जीत हुई है कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का प्रस्फुरण हुआ है। और अगर इसी तरह से लगातार ऊर्जा के साथ काम करती रहेगी तो मुझे लगता है कि आगामी उपचुनाव में और फिर जो आम चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। और बिल्कुल, जब कांग्रेस की इस वक्त बात अगर हो रही है या फिर पिछले 1.5-2 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात हो रही है, तो कमलनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के गुरु भी कहे जाते हैं। अमीनुल खान सूरी साहब, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में एंटर होते हैं। 15 साल का सूखा कांग्रेस के लिए, जिसे राजनीतिक सूखा कह सकते हैं, वो ख़त्म करते हैं। हालांकि ज़्यादा वक्त सत्ता में उनके पास नहीं रहा, लेकिन क्या मानते हैं आप कि इस वक्त कांग्रेस के भीतर जो कुछ सरगर्मियां नज़र आ रही हैं, जो कुछ प्लानिंग नज़र आ रही है, मुद्दों की मार्किंग जैसी हमारी रिपोर्ट कह रही थी, क्रेडिट गोज़ टू कमलनाथ जी, कितना फ़ायदा मानते हैं आप कमलनाथ की मध्य प्रदेश में एंट्री को लेकर? अभी मैंने आपके चैनल पे ही सुना कि माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि जनहित हमारे लिए सर्वोपरि है। ये कैसा जनहित है जिसमें पेट्रोल 111 रुपये है, डीजल 99 रुपये है, गैस 900 रुपये है, खाद्यान्न तेल 200 रुपये लीटर है? आप इसको जनहित कहेंगे? ये जनहित के मुद्दे हैं, ये जनता के हित में कार्य हो रहा है। अरे जनता के हित में तो जब कार्य होता, जब कोरोना में आप प्राकृतिक आपदा मानते, कमलनाथ जी ने जो कहा था उनके मृत्यु होने वालों को 4 लाख रुपए परिवार को देते। आपने 1 लाख रुपए की कांग्रेस और कमलनाथ जी के दबाव के कारण घोषणा भी की, उसमें अभी तक आप नियम नहीं बना पाए। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम है, रोजगार नहीं है लोगों के पास में, महंगाई से परेशान है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको उद्योग लगाने चाहिए, वहां औद्योगिक जमीनें आप संघ और संस्थानों को दे रहे हैं। ये जनहित है। जहां पे आदिवासी दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ चुका है, क्या ये जनहित सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी का? और रही बात जहां तक कांग्रेस पार्टी की, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम सड़क पे भी संघर्ष करेंगे और सदन पे भी संघर्ष करेंगे। हम देश की और प्रदेश की जनता को बताएंगे कि जनता के हित की लड़ाई कांग्रेस पार्टी आपका लड़ रही है। हम हर मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेंगे और उस पर तत्पर रहेंगे। अब आपने सवाल पूछा कि कमलनाथ जी के आने का, निश्चित तौर पे जो टीम का कैप्टन होता है, अगर टीम अच्छा करती है
तो क्रेडिट भी उसको जाता है, और अगर कहीं टीम खराब करती है तो उसका भी जो रहता है वो टीम के कैप्टन को ही निर्वहन करना पड़ता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व है। आज हमारे पास इतने नेता हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास नेताओं का भंडार है। आज जो आरोप कभी हम पे लगा करता था कि कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई, आज भारतीय जनता पार्टी गुटों में बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में अपने ही नेता अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, चाहे कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई पूर्व मंत्री हो। खुद ही सांसद जो बातें हम भ्रष्टाचार की कह रहे थे, आज एम्स के डायरेक्टर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों सांसद ने आरोप लगाए। हम बार बार कह रहे थे कि इस कोरोना काल के दौरान किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और किस तरह की चीजें सामने आई हैं। ठीक, लिस्ट लंबी है सिसोदिया साहब कांग्रेस के पास। महंगाई उसमें शामिल है, अपराध है, अवैध खनन की वो बात कह रहे हैं, कोरोना में विफलता भी वो गिना रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की माहिर पार्टी है। यकीनन बीजेपी के पास कांग्रेस के इन तमाम सवालों का जवाब होगा, और वो जवाब राजपाल सिंह सिसोदिया साहब आज ज़रूर रखेंगे। देखिए, कांग्रेस ने मुद्दे तय करने का काम किया है जी, ठीक है। विपक्ष के नाते सदन अभी मानसून सत्र चालू होगा, और मानसून सत्र के पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से लगाकर तमाम बातों को सदन के अंदर रखना ये विपक्ष का काम है। वो अपना काम करें, पर वो काम देखिए, आप कांग्रेस के कुछ वे नेता जो हमेशा बयानों के माध्यम से कांग्रेस पे ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कांग्रेस की ही कार्यपद्धति पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं आदि अधूरी जानकारियों में या भ्रामक जानकारियों से। उन्हीं सब नेताओं को, जैसे सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह जी, वो इस प्रकार के जो नाम है, इन सब लोगों को कमलनाथ जी ने तय कर दिया कि भाई तुमको इस पे ही बोलना है। इसका अर्थ ये होता है कि इधर उधर की बात न करते हुए सीधे एक पॉइंट की बात करना। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा कांग्रेस को विवादित करने का काम करते हैं, भ्रम का वातावरण जनता के बीच में फैलाने का काम करते हैं, और कांग्रेस के जो आंदोलन या जो भी इनके का मूवमेंट्स रहते हैं उनकी हवा निकाल देते हैं। इसलिए इन्होंने कोई जनता की आवाज़ को लेकर जाने की बात है या कांग्रेस की रणनीति है, ऐसा नहीं है। इन्होंने इनके नेताओं के बड़बोलेपन पर लगाम लगाने का काम किया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। जहाँ तक रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का, मान्यवर मोदी जी की सरकार का, तो पूरा देश ही नहीं विश्वव्यापी इस बात की जो है प्रशंसा होने का काम हो रहा है कि कोरोना के इस महामारी में तमाम राष्ट्रों ने जिस प्रकार से मैनेजमेंट करने का काम किया, महामारी से मानवता को बचाने के लिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया, वह तारीफ़े काबिल रहा। सब लोगों ने तारीफ करने का काम किया। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की स्थिति हमने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया, आज वैक्सीनेशन में जिस प्रकार से हमारे सभी सेंटरों पे वैक्सीनेशन हो रहा है, ये हमने बेहतर से बेहतर करने का काम किया। जनहित के हम तमाम वो काम कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर सकी। कांग्रेस ने भी 18-19 महीने के लिए जब सरकार चलाने का काम किया था, ये वो नहीं कर सके जो आज हम कर रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन को बनाने का काम किया था, जिस प्रकार से एक उद्योगपति मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर को उद्योग का दर्जा मध्य प्रदेश में देने का काम कर दिया था उस 18 महीने में, उन सब चीज़ों पे हमने विराम लगाने का काम किया है। हमने इस प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार के माफियाओं के ऊपर भी कार्रवाइयाँ करने का काम किया है, सख्त कार्रवाई करने का काम किया है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो इस प्रदेश के अंदर हमने लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में महिला अपराधों से संबंधित सजा के प्रावधानों में वृद्धि करने का काम किया है। इस प्रदेश ने ही पहला मॉडल ऐसा तय करा था, जिस मॉडल को फिर केंद्र सरकार ने भी अपनाने का काम किया। पास्को एक्ट हो, चाहे महिलाओं के साथ यौन दुराचार के मामले हो, उनके अंदर हमने सजा का प्रावधान बढ़ाकर फांसी तक कराने का काम किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करिए। इस प्रकार के अगर कोई आचरण दुराचरण होते हैं तो उन दुराचरण की या उन प्रकरणों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होकर जल्दी से निर्णय हो सके। कोरोना में जो परिवार पीड़ित है, उन परिवारों को किस प्रकार से सहायता मिल सके, किस प्रकार से उनको जो है उनके परिवार के लोगों को जो अनाथ अगर कहीं बच्चे हो गए तो उनको किस प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, वो योजनाएं बनाने का काम हमने किया। उन योजनाओं पे काम शुरू करने का काम हमने कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकार जितना अच्छा से अच्छा कर सकती है जनहित के लिए, वो हम करने का काम कर रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं के माध्यम से हम लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में।
कांग्रेस ने भय और भ्रम का वातावरण पैदा करने का काम किया, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम का वातावरण पैदा करने की बात कही हो, चाहे कोविड में जो लोग हमसे पिछड़ गए उनकी संख्याओं को लेकर, उनके आंकड़ों को लेकर, उनके नंबर्स को लेकर भ्रम की वातावरण पैदा करने का काम किया। ये जो भ्रम का वातावरण पैदा करने का काम कांग्रेस कर रही है, कम से कम सदन में ना करे, कम से कम जनता को गुमराह न करे, जिससे कि मध्य प्रदेश में एक भ्रम का वातावरण बने, उससे बाज आना चाहिए कांग्रेस को। और उससे कंट्रोल करने के लिए ही इस प्रकार से नेताओं को विषय देकर इनके मुंह पर लगाम लगाने का काम कमलनाथ जी ने किया है। मैं समझता हूँ, देखते हैं कितना वो सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये तो चारों तरफ बोलने की बात, चैतन्य भट्ट साहब बिना सिर पैर की बात करने का काम करते हैं। चैतन्य भट्ट साहब, आपने खान साहब को भी सुना, उससे पहले हमारी रिपोर्ट भी देखी, जिन कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस आने वाले चुनाव में जाएगी या फिर 2023 की तैयारी के लिए उन मुद्दों को अगर हम सामने रखें, उस पर जवाब भी आपने राजपाल सिंह सिसोदिया साहब के सुन लिए। मैं चाहूँगा एक फेयर मूल्यांकन आप करें कि जिन चीज़ों को दरअसल सरकारें हमारे लिए गिनाती हैं, क्या वो हमारा मूलभूत अधिकार है और सरकारों की जिम्मेदारी कहीं उससे ऊपर उठकर करने का है, लेकिन हम अपनी मूलभूत सुविधाओं, उनकी पूर्ति और आपूर्ति के बीच ही उलझ जाते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेंकती हैं। सोहेल जी, अभी सिसोदिया जी ने जिस तरह से अपनी उपलब्धियां बतलाई हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में राम राज जा चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी आप देखिए, नेमावर की घटना है, बड़ी दुखद घटना है, उसके बाद एक लड़की को जला दिया गया है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति के अपराध तो कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक समाज रहेगा तब तक अपराध होते रहेंगे। हाँ, उन पे अंकुश लगाया जा सकता है, उनको, उनके जो दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है, ताकि लोगों में भय का वातावरण बने, वो अपना कानून हाथ में ना लें, अपराध ना करें। दूसरी बात, पेट्रोल की जैसी बात है तो आप तो देख ही रहे हैं कि 110-111 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है। ना सरकार, केंद्र सरकार उस पर कोई एक्साइज कम कर रही है, ना वेट कम किया जा रहा है। तो कुल मिला के तो आम जनता पिस रही ना। गरीबों को ठीक है, आप मुफ्त अनाज देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसके सामने बड़ा भारी संकट है। स्कूलों की फीस भी देना है। अभी देखिए, स्कूलों के संचालकों ने हड़ताल कर दी कि अगर शिवराज सिंह कह रहे हैं कि सिर्फ आप वो लेंगे, ट्यूशन फीस लेंगे, तो उसको खिलाफ वो खड़े हो गए। तो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसका, बहुत से लोगों का रोजगार चला गया है। अभी आप देखिए कि वैक्सीनेशन की स्थिति भी है कि अभी 3 दिन से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन की कमी भी थी। तो ऐसा नहीं है, समस्याएं तो हैं, उनको दूर करने के लिए जरूर प्रयास किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी ने अपने स्तर पे जितना प्रयास किया है अकेले दम पे, वो काबिल तारीफ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, उनके बारे में तो मुझे लगता है कि अगर प्रदेश की 7 करोड़ जनता में से 7,000 लोग भी अगर ये जानते होंगे कि वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो समस्याएं बहुत हैं। इन समस्याओं को लेकर अगर एक विरोधी पक्ष, जो कांग्रेस है, प्रमुख विपक्षी दल, अगर सामने आ रहा है और सरकार को इस बात के लिए चेता रहा है कि आप इन समस्याओं को हल करें, जैसे अवैध उत्खनन का मामला, ये तो बरसों से चला आ रहा है, अभी भी जारी है। बहुत सी जगह कर्मचारियों पे हमला हुआ। अभी एक वहाँ मुरैना की जो एसडीओ हैं वन विभाग की, उनके ऊपर हमला हुआ था, उन पे गोली चली थी। वो हमेशा से ये कहती आई कि पुलिस हमारी मदद नहीं करे। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं, अवैध उत्खनन का मामला तो आज से नहीं, बरसों से चल रहा है। तो अगर इन तमाम मुद्दों को लेके कांग्रेस आती है और इन सरकार के सामने, सरकार के सामने अपना प्रदर्शन करती है, बतलाती कि इन मुद्दों को आप सुधारो, तो एक अच्छा कदम होगा। क्योंकि अभी समस्याओं से आप पूरी तरह निजात तो कोई भी सरकार नहीं पा सकती। दूसरी बात, जो बड़बोलेपन की बात कही, तो मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन हुआ है, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा है सब लोगों से कि अपना जो मीडिया के सामने बेवजह की बात न करें, क्योंकि अक्सर लोग उत्साह में कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद फिर पार्टी को ऑकवर्ड पोजीशन में आना पड़ता है। तो ये तो हर नेता का ही कर्तव्य होता है कि वो अपने लोगों को बोले कि बेवजह की फालतू की बातें न करें, मुद्दे की बात करें, ताकि जनता तक उनका संदेश पहुंच सके। बीजेपी ने इस पर बहुत पहले से कंट्रोल पा लिया, और अब चूंकि कमलनाथ भी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी से कुछ सीख वो ले ज़रूर रहे हैं। अमुनिल खान साहब, तमाम वो मुद्दे आपने गिनवाए, लेकिन राजपाल सिसोदिया साहब उन तमाम मुद्दों को नकार गए। उनका कहना है कि ये जनता के मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस की आवाज़ हो सकती है लेकिन जनता के मुद्दे नहीं हैं।
देखिए सोहेल भाई, इन सबका जवाब तो जनता देगी। हम विपक्ष के नाते जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि महंगाई जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, तो ठीक है, जनता सुन रही है, जान रही है कि महंगाई में उसकी किस तरह से पीड़ा निकल रही है, किस तरह से तकलीफ में, ना रोजगार है और इतनी ज़्यादा महंगाई है, किस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। पर सिसोदिया साहब ने एक बात पे मेरा जवाब नहीं दिया कि 2 महीने हो गए, 1 लाख रुपए जो कोरोना से मृत्यु हुई परिवार को देना था, उसका नियम बन के कब आएगा? कब कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख रुपए के जो आवेदन ले लिए गए, कब उनको वो पैसा मिलेगा? कब अनुकंपा नियुक्तियां होंगी? आपने योजनाएं तो बना दी, पर उसमें अभी तक किसकी हुई? अभी तक एक कोरोना वॉरियर को 50 लाख रुपए नहीं मिला है सेकंड वेव में। इतने आवेदन आ चुके हैं। माफिया की बात कर रहे हैं, अरे माफिया का नरसंहार तो माननीय कमलनाथ जी ने किया था, चाहे भू माफिया हो, दवा माफिया हो या फिर मिलावटी माफिया हो, पर सारे माफिया एक साथ मिलकर कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया उन्होंने। क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ जी माफिया का नरसंहार कर रहे थे, उसके खिलाफ सब माफिया इकट्ठा हो गए। महिला अपराध का जो रिकॉर्ड बताता है कि जब 15 माह कांग्रेस की सरकार थी, जो मध्य प्रदेश महिला अपराध में पिछले 10 साल से नंबर 1 था, वो महिला अपराध की संख्या मध्य प्रदेश में घटी थी। ये डाटा है, सेंट्रल का डाटा है, सारी चीजें अवेलेबल है, चीजें दिख रही हैं। और आप इनके मंत्रियों का वो देखिए कि उनमें कितना ज्यादा दंभ भर गया है, कितना अहंकार हो गया। किस तरह से मंत्री पालकों से बात कर रहे हैं, जो अपने बच्चों की फीस के लिए बात करने मंत्री जी के पास आ रहे हैं। किस तरह का दंभ और अहंकार इस सरकार के अंदर नजर आ रहा है, जनता सब देख रही है। ठीक, चलिए वो तमाम बातें फिर से दोहराई अमीनुल खान साहब ने, जिनको लेकर राजपाल सिसोदिया साहब ने जवाब दिया था। राजपाल साहब, चूंकि आज हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं और कांग्रेस इस वक्त मध्य प्रदेश में कमलनाथ की ही एक दूसरी तस्वीर बनी हुई है, यानी एक सिक्के का दूसरा पहलू कमलनाथ है तो उसका दूसरी पहलू कांग्रेस पार्टी है। 2018 के चुनाव से पहले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ आए तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले उनकी एमपी की राजनीति में एंट्री हुई। और चूँकि शिवराज सिंह चौहान काफ़ी लंबे समय से सत्ता में थे, वो अपनी सत्ता के उरूज पर थे, ये कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन महज 1.5 साल में सत्ता पलटने में भी कमलनाथ कामयाब रहे। हालांकि ये उसका दूसरा पहलू है कि वो बहुत जल्दी सत्ता से नीचे भी उतरे, लेकिन उतरने के बाद उनके पास अब 3.5 साल का वक्त है और ये बात वो बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की राजनीति करूँगा। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब को क्या लगता है, कमलनाथ के मध्य प्रदेश में रहने से क्या वाकई कांग्रेस को बल मिलता है और सिसोदिया साहब को लगता है कि वो एक मजबूत विपक्ष बीजेपी को दे पाते हैं? कमलनाथ जी जब 1.5 साल चुनाव के पहले जब प्रदेश पीसीसी के चीफ बनकर आए तो 4 कार्यकारी खंबे भी उनको लगाए गए और उन्होंने आकर उस 1.5 साल में सिंधिया जी भी उस समय उनके साथ थे, दिग्विजय सिंह जी भी उनके साथ थे और सब लोगों ने मिलकर प्रयास करा और कहीं ना कहीं सत्ता पाने का काम किया। और उसके तत्काल बाद में ये सब लोग आपस में गुटबाजी के तहत आपस में लड़े और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश ने वो देखा कि किस प्रकार से कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जो वचन पत्र बनाया था कांग्रेस का, उस वचन पत्र के बिंदुओं को नकारना शुरू करा और इसी बात की लड़ाई को लेकर सिंधिया जी को अंत तंत में आकर कांग्रेस छोड़ना पड़ी। क्यों? क्योंकि वो जनहित के मुद्दे जिनके वचन पत्र नाम देकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उन वचन पत्र को कांग्रेस पूरा नहीं कर रही थी 1.5 साल के समय में भी, बल्कि उस वचन पत्र के मुद्दों को पूरा करने के नाम पर लोगों के साथ छलावा करने का काम किया। उदाहरण के तौर पर किसान कर्ज माफी, आज किसान अभी तक रेगुलर नहीं हो पाया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, इनकी कर्ज माफी का इंतजार करते करते उसका सिविल बिगड़ गया है, उसे कोई बैंक लोन नहीं दे रही है, कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरा धाराशायी हो गया है। तो इस प्रकार के जब कृत्य कांग्रेस ने करना शुरू करा, ट्रांसफर उद्योग शुरू करा, जो वादे युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो वचन पत्र में दिए थे, जब वचन भंग होता दिखा तो ये कांग्रेस की सरकार औंधे मुंह गिरी। इनके कई साथी इनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और उपचुनाव में उनको फिर से जनता ने बहुमत देकर शिवराज जी को अपना बहुमत देने का काम किया और ये पूरे प्रदेश ने और आपने हमने सबने देखा। ये नाकामी कांग्रेस की है, ये नाकामी भी कमलनाथ जी की है। अब वही कमलनाथ जी 3.5 साल में कितना क्या कर पाते हैं आने वाला समय बताएगा, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम जनता की सेवा के लिए हैं, हम जनसेवा के लिए, सत्ता के माध्यम से जब हम जनसेवा करने जाते हैं
तो निश्चित तौर पर जनता हमें प्रतिसाद देती ठीक। है और फिर से सरकार में बिठाने का। चलिए, आखिरी फैसला फिर भी जनता को ही करना है, लेकिन कांग्रेस अभी भी कमलनाथ की छत्र छाया में आगे बढ़ने को तैयार है। फिलहाल मौजूदा वक्त में जो कुछ मीटिंग्स कांग्रेस के भीतर हो रही हैं, जो कुछ रणनीति बन रही है और जो तमाम नेता एक सुर में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कमलनाथ ही उनके नेता हैं, लेकिन जैसा कि बीजेपी का स्टैंड है कि जनता आखिरी फैसला करेगी, लोकतंत्र में यही सच भी है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है वो जनता को कितने पसंद आते हैं और फिर सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।